Assalamualaikum dear students. Today I will discuss the Puritan age in English literature. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक एरा द प्योटन एज। इससे प्रीवियस एरा हमने डिस्कस किया था एलिजाबेथ एरा, जिसमें हमने उसके तमाम एज एंड एवरीथिंग जो है वो डिस्कस कर लिए। इसके बाद का एरा स्टार्ट होता है द प्योटन एज। बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। प्योटन एज जो है ये स्टार्ट होता है 1600 से 1660 तक ये एरा माना जाता है। प्योटन एज को हम एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। ये एज मज़ीद आगे डिवाइड हुई है दो एजेस में। कौन सी दो एजेस में? जैकोबियन एंड कैरोलिन। एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है 1603 में। उसके बाद जेम्स फर्स्ट जो है वो इंग्लैंड का राजा बनता है, किंग बनता है, और इसी एरा को जैकोबियन एज कहते हैं। अब इसको जैकोबियन एज क्यों कहते हैं? जेम्स का जो है वो नेम है जैकोबस, इस वजह से इसको जैकोबियन एज कहते हैं। इसके बाद जेम्स फर्स्ट की डेथ के बाद कैरोलिन एज स्टार्ट होती है और इसका किंग होता है चार्ल्स फर्स्ट। अब इस एरा को एज ऑफ मिल्टन क्यों कहते हैं? प्योटन एज को एज ऑफ मिल्टन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम पर डोमिनेंट पोएट थे मिल्टन। मिल्टन ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पेश किया इस टाइम पर, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसने कौन कौन से वर्क्स लिखे, इसलिए इस एरा का नाम एज ऑफ मिल्टन भी है। अब सबसे पहले मैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है इस एरा का डिस्कस करती चलूँ। अब जेम्स फर्स्ट यानी जैकोबियन एज, जेम्स फर्स्ट कौन था, इसने कैसा रूल किया? चार्ल्स फर्स्ट कौन था, ये कहाँ से आया, कैसा रूल किया? तो इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो एलिजाबेथ, जिसके फादर का नाम था हेनरी एट के फादर का नाम था हेनरी 7। ठीक है, हेनरी 7 के दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी मार्गरेट यानी ट्यूडर और बेटा हेनरी 8। अब हेनरी 8 की एक बेटी थी एलिजाबेथ। उस एलिजाबेथ की कोई औलाद नहीं थी। अब जो हेनरी 7 की एक बेटी थी ट्यूडर, उसने शादी की थी एक प्रिंस स्कॉटलैंड से। ठीक है, जेम्स फोर्थ जिसका नाम था, जेम्स फोर्थ से शादी की थी ट्यूडर ने। देन इनका एक बच्चा हुआ जेम्स 5। ठीक है, और इसकी एक बेटी थी मैरी फर्स्ट, किसकी? ट्यूडर की। और जेम्स फोर्थ का एक बेटा और एक बेटी, बेटा जेम्स 5 और बेटी मैरी फर्स्ट। एलिजाबेथ ने मैरी फर्स्ट को एग्जीक्यूट करा दिया, यानी मैरी फर्स्ट की डेथ, कुछ दुश्मनी वगैरह थी तो जिसकी वजह से जो है ऐसा हुआ। अब जेम्स 5 का एक बेटा जेम्स 6, ठीक है, जेम्स 5 की शादी हुई, उसका एक बेटा जेम्स 6। अब ये जेम्स 6 जो है ये जब इंग्लैंड में आया रूल करने के लिए, तो इसका नाम पड़ गया जेम्स फर्स्ट। यानी ये किसका बेटा है? जेम्स 5 का बेटा, यानी ट्यूडर और जेम्स फोर्थ का बेटा जेम्स 5, जेम्स 5 का बेटा जेम्स 6। इन शॉर्ट ट्यूडर का नवासा ट्यूडर का नवासा नहीं, ट्यूडर का पोता जेम्स 6। फिर ये यानी ग्रैंडसन ये रूल करने लग गया इंग्लैंड पे, इसलिए इसका नाम पड़ गया जेम्स फर्स्ट। अब जेम्स फर्स्ट की शादी हुई, इसके दो बच्चे थे, जेम्स सेकंड एंड चार्ल्स फर्स्ट। अब जो जेम्स सेकंड है इसकी डेथ हो जाती है पहली, तो इस वजह से चार्ल्स फर्स्ट को किंग बनाया जाता है इंग्लैंड का। यानी जेम्स फर्स्ट की डेथ के बाद चार्ल्स फर्स्ट जो है वो किंग बनता है। अब जेम्स फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है, यानी इसने जो रूल ओवर किया वो था 1603 से 1625 तक। ठीक है, ये जैकोबियन पीरियड मैं बता रही हूँ कि जेम्स फर्स्ट ने जितने टाइम पीरियड जो है वो गुजारा वो 1603 से 25 तक। इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है तो किंग बन जाता है चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट ने अपना कितना टाइम गुजारा? 1625 से 49 तक जो किंग था इंग्लैंड का वो चार्ल्स फर्स्ट था। इसके बाद 1649 के बाद 1649
के बाद, इन चार्ल्स फर्स्ट के डेथ के बाद कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कि रूल ओवर कर सके, जो कि किंग बन सके। तो इस टाइम तक यानी 1649 से 1660 तक जो टाइम पीरियड है ये बगैर किंग का था। इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं प्योटन इंटरगम या इंग्लिश इंटरगम, यानी ये वो टाइम पीरियड है जिसमें कोई किंग नहीं था। इसके बाद प्योटनिज्म, जो हम प्योटन एज पढ़ रहे हैं ना, प्योटनिज्म एक मूवमेंट, बहुत ज़्यादा प्योटन मूवमेंट जो है वो बढ़ी, उसे तहरीक मिली, डेवलपमेंट आई प्योटनिज्म में। तो ये कौन सा टाइम पीरियड था? 1620 से 1660 तक ये टाइम पीरियड प्योटनिज्म का है। कोई पूछे कि प्योटनिज्म का कब से है टाइम पीरियड, तो आपने बताना 1620 से 1660 तक। और 1649 से 1660 तक कोई किंग नहीं था, और उस टाइम पीरियड को हम प्योटन इंटरगम कहते हैं। और इस टाइम पर क्रॉमवेल ने वैसे ही एक कह लें कि रूल ओवर ये करता रहा है कॉमनवेल्थ पीरियड में, ठीक है, यानी एक टाइप का किंग सा ये बन गया था क्रॉमवेल। ये सब कुछ इंग्लैंड को जो है वो इंग्लैंड को होल्ड कर रहा था। अब चार्ल्स फर्स्ट ये फर्स्ट किंग था पूरे इंग्लैंड के, जितने भी कह लें जितना भी टाइम पीरियड जिसका भी चला है, ये जितने भी किंग्स थे उसमें ये फर्स्ट किंग था चार्ल्स फर्स्ट, जिसको पब्लिकली कत्ल किया गया है, यानी जिसको कह लें चौराहे पर लाकर कत्ल किया सब आवाम ने मिलकर चार्ल्स फर्स्ट को। तो इसके बाद जो है ये इस प्योटन एज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जिकोबियन एज कब स्टार्ट हुई, कैरोलिन एज कब स्टार्ट हुई, और ये कैसे स्टार्ट, और इनके किंग का ताल्लुक कहाँ से था, ये सारा आई होप आपको समझ आ गई होगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस टाइम का लिटरेचर। अब जो हमारे पास प्योटन एज है इसकी पोइट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से 3 पार्ट्स में? इन 3 पार्ट्स में, यानी पोइट्री ऑफ स्कूल स्पेंसर्स, पोइट्री ऑफ म्यूजिक मेटाफिजिकल स्कूल, और पोइट्री ऑफ कैवेलियर पोइट्स। इन 3 पार्ट्स में प्योटन पोइट्री डिवाइडेड है। आज के लेक्चर में मैं जस्ट पोइट्री को ही डिवाइड करूँगी प्योटन एज की, इसके प्लेस और इसका जो प्योटन एज का जो प्रोज था ये मैं एक अगली वीडियो में जो है वो डिस्कस करूँगी। तो इसमें पोइट्री ऑफ स्कूल ऑफ स्पेंसर, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फेमस पोइट्स थे स्कूल ऑफ स्पेंसर में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो स्पेंसरियन फॉलोअर्स थे, यानी स्पेंसरियंस थे, वो स्पेंसर के फॉलोअर थे, जो कि हम स्पेंसर को एलिजाबेथ एज में पढ़ चुके हैं। इसमें ये जो स्पेंसर था ये चेंजिंग कंडीशन और लिटरेरी टेस्ट जो है उसका चेंज था। लेकिन जो इसके फॉलोअर्स थे, यानी जो ये प्योटन पोइट्री जिन्होंने लिखी, इनका स्टाइल ये नहीं है कि सारा स्पेंसर का स्टाइल था, थोड़ा बहुत ये इनसे इंस्पायर्ड होकर इन उसकी तरह लिखने की कोशिश की है इन्होंने, ठीक है, लेकिन इनका भी कोई अपना अपना स्टाइल भी ये लोग जो है वो यूज़ करते थे। तो इस टाइम पर स्कूल ऑफ स्पेंसर में जो फर्स्ट हमारे पास पोइट हैं वो है फिनिस फ्लेचर, और इसके एक भाई ने भी कंट्रीब्यूशन पेश की इस टाइम पर। तो फिनिस फ्लेचर्स जो कि जिसने जो है काफ़ी स्पेंसरियन पेस्टोरल और एलेगरीज लिखी। किसने? फेनिस फ्लेचर ने। इसका टाइम पीरियड 1582 से 1648 तक का है। और इसने जेम्स फर्स्ट के टाइम पीरियड पर इसने लिखा है। इसका फेमस वर्क, और ये एक और बात कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो है पढ़ा है कौन? ये फेनिस फ्लेचर। इसका फेमस वर्क द पर्पल ऑफ आईलैंड, ये किसका फेमस वर्क है? फेनिस फ्लेचर का फेमस वर्क द पर्पल आईलैंड। इसके बाद इसका ब्रदर गिल्स फेल्चर्स जो भी स्कूल ऑफ स्पेंसर से बिलोंग करता है और ये भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, ये लिरिकल एंड मैस्टिकल लिखता था, ठीक है, यानी ये बहुत ज़्यादा लिरिकल एंड मैस्टिकल था अपने भाई से। इसका भाई कौन? फेनिस फ्लेचर से। इसके बाद इसने जो है इसने हैप्पियर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट को ही चूज़ करता था, यानी इसने अपना वर्क जो है वो हैप्पियर चॉइस लिया है। इसका फेमस वर्क क्रिस्ट विक्टोरियस एंड ट्रम्फ इन हेवन एंड अर्थ ओवर एंड आफ्टर डेथ, इट्स अ इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ गिल्स फ्लेचर। देन हमारे पास नेक्स्ट इस टाइम के स्पेंसर पोइट्री के जो हैं यानी स्कूल ऑफ स्पेंसर जो बिलोंग करते हैं वो है विलियम ब्राउन।
इसका नाम आपने बहुत जगह पे सुना होगा। 1590 से 1645 तक इसका पीरियड है। ये स्पेंसर वर्क से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। स्पेंसर के कौन से वर्क से इंस्पायर थे? ये थे स्पेंसर के फेरियर क्वीन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। और देन इन्होंने ये अपना पोइटिकल वर्क, एक इम्पॉर्टेंट वर्क लिखा, ब्रिटेनिस पेस्ट्रॉल्स। ये इसका इम्पॉर्टेंट वर्क है, किसका? ब्राउन का, ठीक है, विलियम ब्राउन का। और ये इंस्पायर थे स्पेंसर के कौन से वर्क से? फेरियर क्वीन से। ये आपने माइंड में रखना है। देन इस टाइम के मोस्ट फेमस पोइट जॉर्ज विदर, और जिसका टाइम पीरियड है 1588 से 1667 तक। और ये जो है डिडक्टिक टोन और लैरिकल स्ट्रेन, ये इसका सेम था, ठीक है। डिडक्टिक टोन एंड लैरिकल जो इसका स्ट्रेन है, ये जॉर्ज विदर का सेम था। किस टाइम से? स्पेंसर के टाइम से, यानी स्पेंसर के वर्क के साथ। और इसका बेस्ट नॉन वर्क है कौन सा? द सेफर्ड्स हंटिंग फिडलिया फेयर विर्चू। इट्स अ इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ जॉर्ज विदर। ये अपने पर्सनल जो आइडियाज़ थे उसको कन्वे करता था, यानी पर्सनल एक्सपीरियंस को कन्वे करता था। इसने इजी और होमली स्टाइल में जो है अपनी कंसीट लिखी। और ये ऑफन किसके साथ डील करता था? चार्म्स ऑफ नेचर के साथ। यानी ये नेचर से बड़ा इंस्पायर था और चार्म्स ऑफ नेचर के साथ ही अपने सब्जेक्ट मैटर को डील करता था। यानी इसका सब्जेक्ट जो था मेन वो नेचर के बारे में होता था। और इसके बाद इस टाइम्स के फेमस जो हमारे पास पोइट हैं वो हैं विलियम डरमैंड। ये फेमस पोइट हैं किस टाइम्स के? स्पेंसर यानी स्कूल ऑफ स्पेंसर के, प्योटन एज के। ये स्कॉटिश पोइट था। और ये इसने क्या लिखा? पेस्ट्रोल लिखता था, सोनेट लिखता था, सॉन्ग्स भी लिखता था, एलजीज भी लिखता था, और रिलीजियस पोइम्स भी ये लिखता था। यानी ये भी जो था स्कॉलर ऑफ रिफाइंड नेचर, यानी इसकी जो पोइट्री होती थी वो क्या थी? स्कॉलर ऑफ रिफाइंड नेचर, हाई इमेजिनेटिव फैकल्टी रखती थी इसकी पोइट्री। किसकी पोइट्री? विलियम डर। अब ये विलियम डरमैन की जो वर्क की हाई क्वालिटी या ओरिजिनल जो क्वालिटी या ग्रेट टेस्ट था या ग्रेटनेस थी, वो उसकी वजह क्या थी? वो थी स्वीटनेस एंड म्यूजिकल एवोल्यूशन, ठीक है। तो इसका फेमस वर्क जो है वो कौन सा है? टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ मेलोडीज इसका फेमस वर्क है। और ये इसकी एलिजी थी। और इसने सोनेट भी लिखा। कौन सा सोनेट्स? फ्लावर ऑफ सियोन एंड पेस्टोल्स इज अ फेमस सोनेट्स ऑफ विलियम डरमैन। देन हम डिस्कस करते हैं पोइट्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल। जो पीछे हमने डिस्कस किए थे वो थे पोइट ऑफ स्पेंसर स्कूल के। अभी पोइट्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, ये जो मेटाफिजिकल टर्म है ये सबसे पहले कॉइन किसने की थी? सबसे पहले यूज़ किसने की थी? ये डॉक्टर जोहानसन ने की थी अपने वर्क में। जो है इसने टर्म मेटाफिजिकल स्कूल यूज़ की। मेटाफिजिकल मीन्स कि बियॉन्ड द फिजिकल। तो ये एक मूवमेंट तब की चली थी मेटाफिजिकल। और इसके फाउंडर कह लें वो थे जॉन डन, यानी इसके लीडर, इस स्कूल के लीडर कौन थे? जॉन डन थे। अब डन ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क और इसका पोइट्री में बहुत अहम किरदार है। जॉन डन ये एक मेटाफिजिकल पोइट, इन्हें लीडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स कहा जाता है। और ये इसकी जो पोइट्री होती थी वो मेनली ये डिवाइड करता था 3 पार्ट्स में, ठीक है। 3 पार्ट्स में, कौन से 3 पार्ट्स में? एमोरस, मेटाफिजिकल, स्टेरिकल। ये फेमस 3 पार्ट्स में इसकी पोइट्री को डिवाइड किया गया है। अब इसका जो ये एमोरस था, एमोरस यानी जो इसके अर्लेस्ट वर्क थे ये एमोरस फॉर्म में लिखे गए थे। यानी इन्होंने अपना पेट्राचन मॉडल के साथ इन्होंने ब्रॉक अवे किया पेट्राचन मॉडल से। और ये एलिजाबेथन पोइट्स जो है वो पेट्राचन स्टाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, जो कि हमने डिस्कस किया है। तो इसने यानी एमोरस में इसकी अर्लेस्ट वर्क जो है वो एमोरस में लिखे गए हैं। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट था वो मेटाफिजिकल था। मेटाफिजिकल जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, बियॉन्ड द फिजिकल इसने लिखना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा इसका स्टैरिकल वर्क भी इसने लिखा, यानी सेकंड थर्ड पार्ट में इसने स्टैरिकल वर्क लिखा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जॉन डन के बारे में कि 3 मोड्स ऑफ लव यूज़ करता था, ठीक है। यानी इसने 3 मोड्स ऑफ लव के बारे में बात की। यानी इसने फर्स्ट जो ये वर्क लिखता था वो सैनिकल, इसने सैनिकल जो है ये वर्क लिखा। इट्स मीन सैनिकल मीन्स एंटी फेमिनिस्ट, ठीक है। यानी इसके जो पहले पॉइंट्स थे, अगर आप पढ़ेंगे इसके जो पहले पॉइंट्स आपने पढ़ी हों तो आपने नोट किया होगा ये एंटी फेमिनिस्ट था, यानी ये वीमेंस के अगेंस्ट लिखता था। इसके बाद इसने
जब इसकी शादी हो गई तो इसने पोएम्स लिखना स्टार्ट कर दी कॉन्जुगल, ठीक है। कॉन्जुगल मोड्स ऑफ इसने लव लिखना स्टार्ट कर दिया कॉन्जुगल, जिसमें ये अपने इस जिसमें ये मैरिड लाइफ और फिजिकल रिलेशन के बारे में बात करता है। थर्ड टाइप फिर इसने जब इसकी वाइफ की डेथ हो गई तो इसने ये सारा कुछ यानी सैनिकल और इसके कंजुगल को छोड़कर ये जो है वो स्पिरिचुअल लिखने लग गया, ठीक है। इसने सारे स्पिरिचुअलिटी के बारे में लिखने लग गया, यानी मेटाफिजिकल पोइट्री और स्पिरिचुअलिटी के बारे में इसने बहुत ज़्यादा लिखा है। और ये कब लिखा उसने स्टार्ट किया? आफ्टर हिज डेथ ऑफ हिज वाइफ, अपनी बीवी के डेथ के बाद इसने ये वर्क्स लिखे। तो इसके बहुत ज़्यादा वर्क्स हैं। इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, एंटोमी ऑफ द वर्ड, एपिथेलियम। इसके अलावा इसका जो फेमस वर्क है वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इसके अलावा द गुड मॉरो फेमस वर्क है किसका? जॉन डन का। इसके अलावा गो एंड कैच फॉलिंग द स्टार। इस तरह के काफ़ी वर्क हैं जॉन डन के, जो जॉन डन ने लिखे। मेटाफिजिकल पोइट्री में इसका बहुत बड़ा किरदार है, इसने बहुत ज़्यादा वर्क्स में मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी है, यूज़ किया टर्म। देन हमारे पास मेटाफिजिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं रॉबर्ट हैरिक। 1591 से 1674 तक इनका टाइम पीरियड है। इन्होंने आमरस एज वेल एज रिलीजियस वर्स लिखी। इसके अलावा इसका वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन था एलिजाबेथ, यानी बहुत ज़्यादा कॉमन थे किसके साथ? एलिजाबेथ सॉन्ग के साथ। और रॉबर्ट हैरिक ने भी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन पेश की मेटाफिजिकल की, यानी ये कह लें कि जॉन डन का ये फॉलोअर भी था। ये ज़्यादातर जो है वो फेमस रिलीजियस वर्स के लिहाज से थे। इसके बाद इस टाइम पीरियड के फेमस यानी मेटाफिजिकल स्कूल के फेमस पोइट थॉमस कैरियो, 1598 से 1639 तक है इसका टाइम पीरियड। ये फाइनेस्ट लिरिकल राइटर थे। इन्होंने वर्स में जो है इसका जो वर्स होता था, यानी जो ये क्रियो जो है वर्स लिखते थे, थॉमस कैरियो जो वर्स लिखते थे वो ना ही रग्ड होते थे ना ही ऑब्सक्योर होते थे। ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे किससे? जॉन डन से, यानी जॉन डन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था थॉमस कैरियो पर। और ये ज़्यादा सुपीरियर थे हैरिक से, कह लें हैरिक से ज़्यादा अच्छा वर्क इसने लिखा है। और इसका फेमस वर्क परज्यूजन्स ऑफ लव, परज्यूजन्स ऑफ लव इज़ अ फेमस वर्क ऑफ थॉमस कैरियो। इसके बाद इस टाइम पीरियड के फेमस पोइट हैं रिचर्ड क्रैशो, 1613 से 1649 तक इसका टाइम पीरियड है। और इन्होंने पोजेस्ट किया टेम्पेरिमेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ हैरिक और अ क्रू। हैरिक और क्रू से इसका डिफरेंट टेम्पेरिमेंट इसने पोजेस्ट किया है। रिलीजियस पोइट थे और इसका फेमस वर्क है द फ्लेमिंग हर्ट, इसका फेमस वर्क है। और ये लेस इमेजिनेटिव थे। कौन लेस इमेजिनेटिव थे? रिचर्ड क्रैशो इज़ अ लेस इमेजिनेटिव। और इन्हें जो है इनकी जो पोइट्री है, यानी क्रैशो रिचेज द हाईएस्ट ऑफ रियर एक्सीलेंस इन हिज पोइट्री, कि ये हाईएस्ट रियर एक्सीलेंस तक इनकी पोइट्री जो है वो पहुंची। इसके बाद है हेनरी वैगन, जिनका टाइम पीरियड 1622 से 1695 तक है। और ये मेटाफिजिकल स्कूल के एक इम्पॉर्टेंट पोइट हैं हेनरी वैगन। और इसने ये एक मैस्टिक थे, क्रैशो की तरह मैस्टिक थे। और ये थे इक्वली एट होम इन स्केयर्ड एज वेल एज सिकुलर वर्स, यानी ये स्केयर्ड और सिकुलर वर्स, जैसे स्केयर्ड लिखते थे ऐसे सिकुलर वर्स इसका चलता था। इसके अलावा बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म और क्लियर्स थे अपने वर्क में। और इनके वर्क को बहुत ही जो है वो हाईएस्ट पॉइंट मिला, क्या नहीं बहुत ज़्यादा फेमस हुआ हेनरी वैगन का वर्क। देन हमारे पास है मेटाफिजिकल पोइट के लास्ट पोइट जॉर्ज हर्बर्ट। और इसके वर्क में सिंपलिसिटी होती थी, जैसे कि वो नेचुरल एयरनेस लेता था, मतलब कि नेचुरल चीज़ों को लिया इसने अपने वर्क में। इसी तरीके से सिंपलिसिटी भी इसके वर्क में बहुत ज़्यादा थी, सिंपल वर्क लिखता था। जॉन डन का फॉलोअर था, यानी मेटाफिजिकल स्कूल से बिलोंग था इसका। इसके अलावा इसका मिक्स था किसके साथ? डिडक्टिव स्ट्रेन के साथ, यानी इसका पॉइंट और ह्यूमर होता था इसके वर्क में।
ठीक है, ये किसके साथ मिक्स था इसका वर्क, डिडक्टिव स्ट्रेन के साथ। एंड देन क्वाइंट ह्यूमर इन हिज पोएट्री, इसके पोएट्री में क्या होता, क्वाइंट ह्यूमर होता था। इसके अलावा लॉर्ड हर्बिट ऑफ चैरबेरी जो है ये भी एक पोएट थे इस टाइम के, और इसके वर्स जो है वो थोड़े इन्फेरियर होते थे बाकी सबसे, यानी जॉर्ज हर्बिट का भाई था ये, और इसके जो वर्स राइटर यानी वर्स राइटिंग थी वो जॉर्ज हर्बिट से इन्फेरियर थी। और वो लॉर्ड हर्बिट ये फर्स्ट बंदा था जिसने मीटर यूज़ किया था अपने वर्क में, ठीक है। और फिर मीटर को मज़ीद किसने यूज़ किया था, इसे फेमस किसने किया था, टेंसन ने अपने वर्क इन मेमोरियम में, उसने टेंसन ने बहुत ज़्यादा फेमस किया। लेकिन इसका फर्स्ट यूज़ किसने किया था, लॉर्ड हर्बिट ने, जॉर्ज हर्बिट नहीं, लॉर्ड हर्बिट यानी जॉर्ज हर्बिट का ब्रदर। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं थर्ड टाइप के पोइट्स प्योटन एज में, कैवेलियर पॉइट्स जो कि फॉलोवर्ड थे किसके, बेन जॉनसन के, यानी बेन जॉनसन को ये फॉलो करते थे, जैसे कि मेटाफिजिकल पॉइंट्स फॉलो करते थे किसको, डन को। इसी तरीके से कैवेलियर पॉइंट्स किसको फॉलो करते थे, बेन जॉनसन को फॉलो करते थे। और बेन जॉनसन जो है ये ग्रेट पॉइंट हैं, इसके बारे में हम पहले रीड आउट कर चुके हैं। और ये ज़्यादा इमिटेट थे हॉरिक के राइटिंग से, और ये स्टार, एल्जीज, एपिस्टल्स, कैप्लीमेंट्री वर्सेस लिखता था। इसके अलावा इसके वर्स जो है वो क्लासिकल डिग्निटी रखते हैं एंड गुड सेंस, यानी क्लासिकल वर्क ये लिखता था और क्लासिकल को रीड आउट भी ये करता था। इसके अलावा जैसे कि मेटाफिजिकल टर्म हमने यूज़ की जो कि एक करेक्ट टर्म थी, लेकिन जो कविलियर है ना ये करेक्ट नहीं है टर्म, लेकिन इसको कह दिया गया कविलियर पॉइंट्स, लेकिन ये टर्म जो है करेक्ट नहीं है। किस तरीके से, जो कविलियर है इसका मतलब होता है रॉयलिस्ट, ठीक है, कविलियर मीन्स रॉयलिस्ट, यानी वो बंदे जो कि किंग के साथ, किंग के साइड से जो है वो लड़ाई कर रहे होते हैं सिविल वार में। लेकिन जो बेन जॉनसन के फॉलोअर थे ना उनमें कोई भी रॉयलिस्ट नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से ये टर्म जो है वो ज़्यादा करेक्ट नहीं है, बट इसको टर्म जो है वो दे दी गई है कैविलियर पॉइंट्स की। इसमें कविलियर पॉइंट्स जो हैं इनमें और मेटाफिजिकल पॉइंट्स में थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूं। जो कविलियर पॉइंट्स थे ना वो उनका जो नॉर्मली वो लिखते थे वो ट्राइबल सब्जेक्ट लेके लिखते थे, ठीक है, ट्राइबल सब्जेक्ट लेते थे अपने वर्क्स में। लेकिन जो मेटाफिजिकल पॉइंट्स हैं ना वो लिखते थे सीरियस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। कविलियर लिखते थे ट्राइबल सब्जेक्ट के बारे में, जो मेटाफिजिकल पॉइंट्स हैं वो सीरियस सब्जेक्ट के बारे में लिखते थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कविलियर और मेटाफिजिकल पॉइंट्स का। अब जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कविलियर वो हैं हैरिक, लवलैक, सकलिंग एंड क्रू। अब इसमें जो हैरिक और क्रू ये जो है इनको मेटाफिजिकल पॉइंट्स भी कहा जाता है, जो कि हम इसको अबव डिस्कस कर चुके हैं। किसको, हैरिक और क्रू को हम पहले अबव जो है वो अपने इसमें डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन हमारे पास जोहन सकलिंग जो कि कविलियर पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस करना है। 1609 से 1642 तक इसका जो है वो टाइम पीरियड है और ये कॉरिडोर था चार्ल्स फर्स्ट का। इसको जेंटल अकम्पलिमेंट्स भी जो है कंसीडर किया जाता था। इसने बहुत ज़्यादा पोइम्स जो थी इसकी वो ट्राइबल थी, क्योंकि ये डॉगर्ड वर्स जो है अपने वर्क में यूज़ करता था। इसके बाद इस टाइम पीरियड का जो है फेमस पोइट्स कैविलियर पोइट रिचर्ड लवलैक जिसका टाइम पीरियड 1618 से 1658 तक है, और ये ग्रेट पोइट है और ये भी फॉलोअर था किसका, चार्ल्स फर्स्ट का। और इसके जो वॉल्यूम है यानी वर्क का वॉल्यूम जो है वो लव लिरिक्स होता था, ठीक है, मतलब ये लव के बारे में ज़्यादा लिखता है। और इसके फेमस पोइम्स जो हैं वो कौन से हैं, टू लिकस्टा एल्थिया और फार्म फ्रॉम प्रिजन इज़ अ फेमस वर्क ऑफ रिचर्ड लवलैक। तो यहाँ तक कविलियर पोएट हमने डिस्कस किए। इसके बाद है जॉन मिल्टन, ये फेमस पोएट हैं प्योटन एज, कह लें प्योटन एज में जॉन मिल्टन के सामने जितने भी पोएट्स थे वो सारे के सारे मान पड़ जाते हैं। ये ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द प्योटन एज, और ये हेड एंड शोल्डर जितने भी कंटेम्प्रोरीज हैं उनके हेड एंड शोल्डर हैं ऐसे कह लें। और ये प्योटनिज़म एज को इसने बहुत ज़्यादा कह लें कंट्रीब्यूशन दी। प्योटनिज़म एज में इसने बहुत ज़्यादा अपने वर्क्स लिखे, इंस्पायर किया इससे लोगों को। और वर्ड्सवर्थ ने इनके बारे में एक लाइन लिखी है, दे सोल वाज लाइक अ स्टार एंड डिल्ट अपार्ट। इट्स अ फेमस लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ अबाउट अ जॉन मिल्टन। इन्होंने जॉन मिल्टन के बारे में ये कहा है।
और जॉन मिल्टन, जितने भी स्पेंसर, शेक्सपियर, बेन जॉनसन, सबके सब मिल्टन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं इन्हें अपने। और ये फर्स्ट बंदा था जो कि आर्टिस्ट भी था और रिलीजियस पोइट भी था, और ये रिलीजियस, इसके थेम जो है वो मेन रिलीजियस होता था वर्क में। और ये ग्रेट स्कॉलर था अपने टाइम का। और इसकी जो अर्ली पोएम्स हैं वो क्या थी, लिरिक थी, यानी मिल्टन सिंग्स अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज लॉफी सोल, कि मिल्टन जो है वो अपने बारे में लिखता था ज़्यादातर, मतलब सिंग्स अबाउट हिमसेल्फ, अपने मुतालिक जो है वो सिंग करता था, एंड हिज लॉफी सोल, अपने लॉफी सोल के बारे में बात करता था। और ये क्लासिकल स्कॉलर था और हैब्रियो लिटरेचर का भी ये स्कॉलर था। इसके अलावा ये चाइल्ड ऑफ रेनेसा कह लें इसको। और इनने ग्रे ह्यूमनिस्ट के बारे में भी बात की है। इसके अलावा जो हमारे पास जॉन मिल्टन है, जब 1642 में सिविल वार हुई थी, तो मिल्टन ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था उस वार में। ठीक है, यानी इसने उस वार में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट। सही है, चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया था स्टार्ट में ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कि चार्ल्स फर्स्ट वो पहला बंदा था जिसको सरेआम जो है वो कत्ल किया गया था, क्योंकि वो मतलब सही नहीं था, उसका रूल जो है वो ठीक नहीं था, लोगों से बहुत ज़्यादा राय जो है, कौम जो है बहुत ज़्यादा तंग थी। सही है, देन इसलिए उसको मारा जाता है, कत्ल किया जाता है। तो ये क्रॉमवेल का सेक्रेटरी बन जाता है, और ये काम सेक्रेटरी का तब तक करता है 1649 तक, यानी जब उसको शिकस्त हो जाती है चार्ल्स फर्स्ट को 1649 में, यानी कैरोलिन ए 1649 में एंड हो जाती है, चार्ल्स फर्स्ट को डिफीट हो जाती है। तो ये क्रॉमवेल के लिए बहुत ज़्यादा लिखता था और क्रॉमवेल के साथ होता था, यानी उसका सेक्रेटरी था। इसके बाद जब ये वापस आता है, यानी वार से जब वापस आता है, तो इसे अपना आप जो है ऐसे लग रहा होता है कि जैसे मैं अंधा हो रहा हूँ। ठीक है, ये और तकरीबन ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो भी जाता है। इसके बाद क्रॉमवेल के डेथ के बाद और चार्ल्स सेकंड के सेकंड थ्रोन में आने के बाद, इन चार्ल्स सेकंड का सॉरी थ्रोन में आने के बाद, मिल्टन जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्रेंडलेस हो जाता है, क्योंकि इसकी क्रॉमवेल के साथ बनती थी, और क्रॉमवेल जो है, जैसे मैंने उसका बताया, क्रॉमवेल की डेथ के बाद ही अपने आप को फ्रेंडलेस मतलब फ्रेंडलेस इसे फील होता है, यानी इसे ऐसे लगता है कि मेरा कोई भी नहीं है। इसका अपनी फैमिली जो है, यानी इसकी वाइफ, इसकी बेटियां इसको छोड़ देती हैं, और ये अकेला रह जाता है। तो देन जो है, इसके हम फेमस वर्क डिस्कस करते हैं जॉन मिल्टन के। इसका फेमस वर्क है द हैम ऑन द नेटिव, जो कि मोस्ट फेमस वर्क है जॉन मिल्टन का। और मिल्टन ने 21 एज, जब उसकी 21 साल थी, तब उसने ये वर्क जो है लिखा, और ये इसका लिरिकल जीनियस और ये हाईली डेवलप्ड उसका वर्क था। इसके बाद इसने वर्क लिखा लेसिडेस, जो कि इम्पॉर्टेंट वर्क है जॉन मिल्टन का। और जॉन मिल्टन ने, ये एक पेस्टोरल एलजी थी इसकी, और ये ग्रेटेस्ट टाइप इन इंग्लिश लिटरेचर, ये वर्क इसका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इसमें इसके बाद जो है इसका वर्क था फेमस कॉमर्स, जो फेमस वर्क है, और डेवलपमेंट ऑफ द मिल्टन्स माइंड फ्रॉम मेयरली पेस्टोरल एंड एडिलिक टू द मोर सीरियस एंड परपॉसिव टेंडेंसी। प्योटेनिक एलिमेंट्स इसमें यूज़ किया गया, और ये बेसिकली रिलीजन और पॉलिटिक्स के बारे में तब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे थे ना, रिलीजन्स और पॉलिटिक्स कह लें, तो जॉन मिल्टन ने इसके बारे में इसमें डिस्कस किया, पॉलिटिक्स के बारे में इसमें डिस्कस किया। इसके अलावा एल एलिग्रियो इसका फेमस वर्क है, सेकंड पेंसेरियो, ये इसका फेमस वर्क है। इसने एल एलिग्रियो में रिप्रेजेंट किया पोइट ने गे एंड मैरे मूड। ठीक है, किस में, एल एलिग्रियो में, यानी इसका ये जो वर्क है ना एल एलिग्रियो, इसमें इसने गे और रिप्रेजेंट किया है। और जो इसका वर्क है सेकंड पेंसेरियो, ये इसने सीरियस और मेडिटेटिव स्ट्रेन में ये वर्क लिखा। इसके बाद इसने, इसकी एक सोनेट थी व्हेन द अजर्ट्स वाज इंटेंट टू द सिटी, यानी इसने सोनेट्स भी लिखी, पोइम्स भी लिखी। इसकी जो सोनेट थी व्हेन द अजर्ट्स वाज इंटेंडेड टू सिटी, ये बहुत ज़्यादा फेमस इसकी जो है वो सोनेट्स हैं मिल्टन्स, और मिल्टन्स ने ये अर्ली पीरियड में ये सोनेट्स लिखी थी। और ये डीपली फेल्ट इमोशन, इसमें बहुत ज़्यादा इमोशन जो है वो मिल्टन्स ने इमोशन बहुत ज़्यादा इसमें पोर्ट्रे किया है। देन हमारे पास, और जब ये ब्लाइंड हो गया था, मैंने बताया जब 1642 के वार से वापस आया, तो ये इसे फील हो कि मैं ब्लाइंड हो रहा हूँ, इसकी फैमिली ने इसे छोड़ दिया था, तब इसने ये वर्क लिखा था पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन और सेमन्स एगोनिस्ट। ये फेमस वर्क इसने कब लिखे थे, ब्लाइंड होने के बाद। इसने पैराडाइज लॉस्ट में हेवन ऑफ द फॉलन एंजल्स की बात की है पैराडाइज लॉस्ट में। ठीक है, यानी इसने इस
इसका जो मेन पैराडाइज लॉस्ट का जो मेन थीम था वो क्या था, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो ये सब जॉन मिल्टन ने जो जो इम्पोर्टेंट वर्क लिखे, और जॉन मिल्टन प्रोमिनेंट था किसका, प्योटन एज का, यानी प्योटन एज में ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट था जॉन मिल्टन। ये सब आज के यानी पोइट्री हमने डिस्कस की प्योटन एज की, जिकोबियन एंड कैरोलिन कैरोलिन। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस टाइम पीरियड के प्लेज और प्रोज। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज़।